नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर आधारित। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक संपूर्ण हिंदी व्याकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हुई मिलेंगी और बढ़ते हैं हमारे अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि आपको हिंदी व्याकरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। तो देखते हैं कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को सही तरीके से और शुद्ध रूप से बोलने के लिए और लिखने के लिए और समझने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं और उसको अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमें पहले उसका अध्ययन करना होगा कि उसमें कौन से रूल रेगुलेशन है, उसके नियम क्या है। तो हमें अगर उसके रूल रेगुलेशन समझ आते हैं तो हमें कोई भी भाषा समझने में, उसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आसानी से उसे सीख सकते हैं। इसीलिए कोई भी भाषा सीखने के लिए व्याकरण का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें व्याकरण अच्छे से समझनी और सीखनी चाहिए किसी भी भाषा को आसानी से सीखने के लिए। आगे देखते हैं कि व्याकरण का महत्व क्या है। व्याकरण का महत्व क्या है? प्रभावी संचार के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक है जो शिक्षा और जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक है। इसका ज्ञान हमें भाषा को अधिक प्रवाह और स्पष्ट पढ़ने और लिखने में मदद करता है, जिससे आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। व्याकरण की क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको समझ में आ ही गई होगी कि व्याकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, उसको स्पष्ट पढ़ने और लिखने के लिए। तो इसीलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। प्रभावी संचार के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए हमें कोई भी भाषा अगर सीखनी है तो हमें पहले उसकी ग्रामर को सीखना होगा, उसके रूल रेगुलेशन को समझना होगा, तो ही हम अच्छे से कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। आगे देखते हैं कि व्याकरण का जन्म कब हुआ। व्याकरण का जन्म वैदिक काल का माना जाता है। व्याकरण का जन्म वैदिक काल का माना जाता है। सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ जो लिखित रूप में उपलब्ध है। वेदों में संस्कृत भाषा का वर्णन किया गया है। जो हमारे 4 वेद हुए हैं उनमें संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है व्याकरण का, जो संस्कृत व्याकरण के उदाहरण है। महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता माना जाता है, जिन्होंने अपने महेश्वर सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्ण, धातु, प्रत्यय और समास आदि के नियमों को समेटा था। तो आपको पता चल ही क्या हो गया कि व्याकरण का जन्म वैदिक काल का माना जाता है और महर्षि पाणिनि को व्याकरण का पितामह माना जाता है। आगे देखते हैं कौन सी भाषा हिंदी भाषा की जनक और अग्रदूत कही जाती है। तो हमें देखना है कि कौन सी भाषा हिंदी भाषा की जनक और अग्रदूत कही जाती है।
हिंदी भाषा की जनक और अग्रदूत 3 भाषाओं को माना जाता है, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा। इन तीनों को हिंदी भाषाओं का अग्रदूत माना जाता है। इन भाषाओं का हिंदी और हिंदी व्याकरण के विकास में सर्वाधिक योगदान है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हिंदी भाषा की जनक और अग्रदूत 3 भाषाओं को माना जाता है, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। आगे देखते हैं हिंदी व्याकरण के जनक कौन है। हिंदी व्याकरण के जनक जिन्होंने इसकी रचना की है, इसको जन्म दिया है, वो कौन है? तो हिंदी व्याकरण के जनक दामोदर पंडित को कहा जाता है। इन्होंने 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी व्याकरण के जनक दामोदर पंडित को कहा जाता है। इन्होंने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की थी, जिसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है। हिंदी का प्रथम व्याकरण दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। आगे देखते हैं हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी, जिसे नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा पुस्तक के रूप में 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, यानी कि इसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि हिंदी व्याकरण के कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के 4 भेद होते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं इसके। तो पहला भेद है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत ध्वनि और वर्ण आते हैं। दूसरा भेद है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द के विविध पक्षों संबंधी नियमों का वर्णन होता है। आगे है तीसरा वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियों और चौथा है संध विचार। इसमें साहित्यिक रचनाओं के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया गया है। तो हमें पता चल ही गया कि हिंदी व्याकरण के 4 भेद होते हैं, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या शामिल होता है। तो देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले भाषा शामिल की जाती है। भाषा, फिर वर्ण और शब्द, फिर पद, काल, वाक्य, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, वचन, लिंग, कारक, पुरुष, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संधि, रस, संध, अलंकार, समास, विलोम शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, युगम शब्द, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य और मुहावरे और लुकोतियाँ, पत्थर लेखन, निबंध लेखन, ये सभी व्याकरण में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो वर्ण है।
तो हम सबसे पहले जब भी हिंदी की शुरुआत करते हैं तो हम छोटे बच्चों को पहले वर्ण टॉपिक करवाते हैं। उनको सिखाया जाता है कि वर्ण क्या होते हैं और वर्ण को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो हिंदी भाषा के एक अक्षर को वर्ण कहते हैं और इन अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। A letter is known as वर्ण and the alphabet chart is known as वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में इसे ध्वनि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अं, क, ख, घ, ढ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, श, छ, स, ह, क्ष, त्र, ग, ढ, श। तो ये सभी क्या हो गए, ये वर्णमाला हो गई। इसमें 52 वर्ण होते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं और इसमें जो हमारी वर्णमाला होती है उसमें कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं, जो वर्ण होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे शब्द। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। खंड मतलब भाग है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। आगे देखते हैं। पद है जो जिसको इंग्लिश में फ्रेजेस भी कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक आदि अनेक शब्द होते हैं। हिंदी व्याकरण में पद परिचय में यह बताना होता है कि इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहा जाता है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है काल। काल जैसे कि हम पढ़ते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। हिंदी ग्रामर में काल का मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो कोई भी अगर क्रिया होती है उसको हम उसके समय को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो काल हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक
हिंदी व्याकरण में शामिल होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। वाक्य। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। हिंदी व्याकरण में उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है। तो जैसे कि ये सत्य की विजय होती है एक वाक्य हो गया है, एक वाक्य है और इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि सत्य की विजय होती है तो जो एक पूरा अर्थ निकल रहा है इसका, तो इसको हम वाक्य कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि सत्य विजय होती है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो आपको वाक्य समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं विराम चिन्ह की ओर। अगला हमारा टॉपिक है जो ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का, वो विराम चिन्ह है। विराम शब्द वि जमा रम जमा घ से बना है और इसका मूल अर्थ है ठहराव या आराम। जिन सर्वसम्मत चिन्हों द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, व्याकरण या रचना शास्त्र में उन्हें विराम कहते हैं। हिंदी व्याकरण में विराम का ठीक अंग्रेजी समानार्थी स्टॉप है, किंतु प्रयोग में इस अर्थ में पंक्चुएशन शब्द मिलता है। पंक्चुएशन का संबंध लैटिन शब्द पंक्चुम शब्द से है जिसका अर्थ बिंदु या पॉइंट है। इस प्रकार पंक्चुएशन का यथार्थ अर्थ बिंदु रखना या वाक्य में बिंदु रखना है। तो हमें पता चल ही गया होगा कि विराम का सही अर्थ होता है ठहराव या आराम। आगे बढ़ते हैं हमारे हिंदी व्याकरण के संज्ञा टॉपिक पर। संज्ञा का सही अर्थ होता है किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, हिंदी व्याकरण में उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव, शहर और भवन, ये सभी नाम हैं, तो ये एक संज्ञा हो गए। तो इंग्लिश में हम इन्हें नाउन के नाम से पढ़ते हैं, नाउन के नाम से जानते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा अगला हिंदी व्याकरण का कौन सा टॉपिक है। तो आगे है हमारा सर्वनाम, जहाँ यह संज्ञा के स्थान पर आता है। हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। जो सर्वनाम है ये संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले यानी वक्ता और किसी और व्यक्ति के लिए होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, ये, यह आदि। तो सर्वनाम संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त किया जाता है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर आता है। ये पुरुष और स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है।
आगे देखते हैं कि हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक कौन सा है, जो है विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हिंदी व्याकरण में विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द हिंदी व्याकरण में विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। तो ये सभी क्या हो गए, विशेषण, जो किसी भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु की विशेषता बताते हैं, उसकी फीचर्स बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं हिंदी व्याकरण में। आगे देखते हैं कि हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक कौन सा है। तो हमारा हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक क्रिया है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, हिंदी व्याकरण में उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, तो सीता क्या कर रही है, नाच रही है, तो वो एक क्रिया कर रही है, तो उसे हम क्रिया कहेंगे। जिस द्वारा, जैसे कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, हिंदी व्याकरण में उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिंदी व्याकरण के टॉपिक पर, जो है क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, हिंदी व्याकरण में उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, हिंदी व्याकरण में उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे उसकी विशेषता हो गई है, तो हमें पता चल गया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे चल रहा है, तो वो चल रहा है, जैसे धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक समुच्चय बोधक। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में जहाँ पर तब और वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, इसीलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, जहाँ, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द जुड़ते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक आता है। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल्स है तब और वरना, किंतु, परंतु, इसीलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, जहाँ, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा आदि शब्द क्या हो गए, समुच्चय बोधक शब्द। तो इसका भी हिंदी व्याकरण में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आगे देखते हैं हमारा हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक, जो है विस्मयादि बोधक। जिन हिंदी वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है।
इसका भी हिंदी व्याकरण में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक हिंदी व्याकरण में कौन सा शामिल होता है, जो है संबंधबोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, हिंदी व्याकरण में उन्हें संबंधबोधक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, हिंदी व्याकरण में उन्हें संबंधबोधक कहते हैं। जहाँ जो अभिकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए, उसे हिंदी व्याकरण में संबंधबोधक कहते हैं। तो जो कि संबंध पैदा करते हैं शब्दों और वाक्यों के बीच, तो उन्हें संबंधबोधक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है निपात। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी व्याकरण में उसे निपात या अवधारक कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि, ये निपात की सभी उदाहरणें हैं। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी, ये सभी निपात की एग्जाम्पल्स है, उदाहरणें हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, देखते हैं कि हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक कौन सा है, जो है वचन। वचन भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है। इनकी संख्या की सूचना देती है। एक, दो, अनेक आदि। अधिकांश भाषाओं में दो वचन ही होते हैं, जैसे कि एक वचन तथा बहुवचन, किंतु संस्कृत तथा कुछ और भाषाओं में द्विवचन भी होते हैं। हिंदी व्याकरण में दो वचन ही होते हैं। तो वचन भाषा विज्ञान में वचन जैसे कि नंबर एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है, जो इनकी संख्या की सूचना देती है, जैसे एक, दो, अनेक आदि। हमारी हिंदी में सिर्फ दो प्रकार के ही वचन पढ़ाए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में दिव्य वचन भी होता है। तो हम सिर्फ हिंदी में दो प्रकार के ही वचन पढ़ते हैं, एक वचन और दो वचन, जहाँ बहुवचन, जैसे कि एक वचन में एक ही चीज़ को काउंट किया जाता है और बहुवचन में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है लिंग। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। हिंदी व्याकरण में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक। तो हमारी हिंदी में सिर्फ दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में तीन तरह के लिंग पढ़ाए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। आगे बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक पर, जो है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हिंदी व्याकरण में विभक्ति या प्रसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है पुरुष। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। जैसे मेरा नाम सचिन है। इस वाक्य में वक्ता सचिन है, अपने बारे में बता रहा है, वह इस संवाद में भागीदार है एवं श्रोता भी है, तो ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। वह व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहते हैं। ये भी हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। आगे देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग या प्रीफिक्स कहते हैं, जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। उपसर्ग, उपसर्ग, त्याग, घन। हिंदी व्याकरण में जैसे अ, अनु, अप, वे, आद, ये सभी उपसर्ग है। मतलब कि जो शब्द, कोई भी शब्द होता है वो किसी शब्द के आगे लगकर उसका विस्तार करता है, उसका सही अर्थ बना देता है, तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो है प्रत्यय। शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश अंत जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर बड़ाई शब्द बनता है। अर्थात हिंदी व्याकरण में प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग में जो शब्द थे वो आगे लगते थे, लेकिन प्रत्यय में शब्द पीछे लगते हैं, तो इसे प्रत्यय कहा जाता है। जो शब्द पीछे लगते हैं और लेकिन जो आगे लगते हैं उसे उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे है अव्यय। किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप से बने रहते हैं। क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसीलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। हिंदी व्याकरण में अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो, मतलब जो खर्च ना हो, तो उसे अव्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है संधि। संधि साम जमा धी, इससे मिलकर संधि बना है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम जमा तोष, संतोष, देव जमा इंद्र, देवेंद्र, भानु जमा उदय, भानुदय। हिंदी व्याकरण में अर्थात हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है।
आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है छंद। छंद शब्द चत धातु से बना है। छंद शब्द चंत धातु से बना है, जिसका अर्थ है अनाहृत करना, खुश करना। यहाँ आहत वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में छंद की परिभाषा होगी, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि अनाहत पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी व्याकरण में समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। कोई भी लंबे शब्द को या वाक्य को छोटे शब्द में उसका प्रयोग करना, तो वो समास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक पर, जो है अलंकार। काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। हिंदी व्याकरण में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार हिंदी भाषा में किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने, उसे अच्छा आनंदित बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसे स्त्री कोई अपनी आप को सजाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, वैसे ही कवि होते हैं, वो अपनी कविता को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो है रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हिंदी व्याकरण में रस कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। हिंदी व्याकरण में रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। तो रस को आनंद के नाम से जाना जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है विलोम। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा जब विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को हिंदी व्याकरण में विलोम कहते हैं। अर्थात दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है तत्सम तद्भव। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया जाए, उसे हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनमें कई भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं। हिंदी व्याकरण में तत्सम तथा तद्भव शब्दों का बहुत महत्व है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है, उसे तत्सम
शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जहाँ किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव में एक दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण में अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य के भाव का पता लगाया जा सकता है। जैसे हमें कोई भी बात कहनी है हिंदी भाषा में, हम उसे कम शब्दों में या एक शब्द में भी कह सकते हैं, तो उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। तो आगे है हमारा एकार्थक शब्द। हिंदी व्याकरण में जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है परंतु वे समानार्थी नहीं होते, ध्यान से देखने पर पता चलता है उनमें कुछ अंतर भी है, तो उसे एकार्थक शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अनेकार्थक शब्दों पर, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनेकार्थक शब्द का अभिप्राय है किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होना, मतलब एक से ज़्यादा अर्थ निकलना, उसे अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर या प्रसंगानुसार ही स्पष्ट होता है। जैसे हम सूर्य को रवि दिनकर कह देते हैं, तो ये क्या हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जुगम। वह शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हैं, हुए भी समान नहीं होते, भ्रम पैदा करते हैं, तो उन्हें जुगम शब्द अथवा श्रुति समभिन्नार्थक या जुगम शब्द या समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, जुगम शब्द अथवा श्रुति समभिन्नार्थक या जुगम शब्द या समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक का अर्थ है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले। जैसे अस अश, जहाँ पहले वाले का अर्थ है कंधा और दूसरे वाले का अर्थ है हिस्सा, तो ये क्या हो गए, युग्म शब्द हो गए, जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। आगे है वर्तनी। वर्तनी किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी अक्षर कहते हैं। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग तथा उर्दू में हिज्जे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में
इसे वर्तनी कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्पेलिंग और उर्दू में इसे हिज्जे कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे वर्तनी कहते हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक कौन सा है। हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जिस संगठित शब्द समूह से लक्षणाजन्य और लक्षणाजन्य और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है, हिंदी व्याकरण में उसे मुहावरा कहते हैं। कई बार यह व्यंग्यात्मक भी होते हैं। मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकार बनाते हैं। मुहावरों का प्रयोग भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। हिंदी व्याकरण मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है। इसीलिए व्याकरण में मुहावरों का अपना महत्व है। और लोकोक्तियों का भी हिंदी व्याकरण में बहुत महत्व है। हिंदी भाषा में बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ या सार होता है। आगे देखते हैं हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक जो है पत्र लेखन। पत्र लेखन आधुनिक युग की अपरिहार्य आवश्यकता है। पत्र एक और सामाजिक व्यवहार के अपरिहार्य अंग है, तो दूसरी ओर उनकी व्यापारिक आवश्यकता भी रहती है। पत्र लेखन एक कला है जो लेखक के अपने व्यक्तित्व, दृष्टिकोण एवं मानसिकता से परिचालित होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है निबंध लेखन। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी एक विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, संजीवता, संगति एवं सुसंबद्धता के साथ किया जाता है। निबंध में लेखक का अपना व्यक्तित्व साफ झलकता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।